दोस्तों ये स्टोरी का 65 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जा कर के चेकआउट करें। शिवाय और आर्या दोनों जब अंदर आए तो डैनी सोफे पर बैठा हुआ था। डैनी ने शिवाय को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, सर आप यहाँ। वहीं डैनी के मुंह से शिवाय के लिए सर सुनकर आर्या ने मन ही मन कहा, लगता है सर से सब डरते हैं। शिवाय ने डैनी की बातों का जवाब देते हुए कहा, वह मिस्टर रजावत अपनी वाइफ के साथ अमेरिका चले गए और यह मैडम जा नहीं पाई, इसलिए उन्होंने इनकी जिम्मेदारी मुझे दी है। डैनी ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। फिर उसने आर्या को देखा जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। वहीं आर्या तो चुपके से वहां से निकलकर अपने कमरे में चली गई। आर्या जा रही थी तो शिवाय का दिल बेचैन हो रहा था। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, डैनी यार मेरी छुई मुई मुझे भूल गई। डैनी ने शिवाय के दिल की हालत समझते हुए कहा, भूली नहीं है सर, बस उसे कुछ याद नहीं। जब याद आएगा तो आपकी छुई मुई आपके पास वापस आ जाएगी। वहीं आर्या अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। आर्या को सच में बहुत बुरा लग रहा था कि वह अपने मम्मी पापा के साथ अमेरिका नहीं जा पाई, जबकि उसे नहीं पता था जब उसे सब कुछ याद आएगा तो अमेरिका का सिवाय तो उसे पूरी दुनिया घुमा देगा। आर्या रोते रोते सो गई। वहीं शिवाय भी डैनी के बताए हुए कमरे में चला गया। शिवाय ने पहले लैपटॉप निकालकर कुछ काम किया और उसके बाद एक अंगड़ाई लेकर किचन की तरफ गया। शिवाय ने फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली और उसे पीकर वापस फ्रिज में रख दी। शिवाय किचन से बाहर आया और तभी उसकी नजर आर्या के कमरे की तरफ गई जिसकी लाइट ऑन थी। शिवाय से रहा नहीं गया। उसने टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। शिवाय को गुस्सा आया कि रात का 1 बज रहा है और आर्या अब तक जग रही है, जबकि आर्या की तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक हुई नहीं थी। उसका इतनी रात तक जगना ठीक नहीं। शिवाय से अब रहा नहीं गया, इसलिए वह आर्या के कमरे में आ गया। शिवाय ने देखा तो आर्या रोते रोते सो गई। शिवाय ने आर्या के माथे को चूम लिया और उसे ब्लैंकेट से कवर किया। उसके कमरे की लाइट ऑफ की और कमरे से निकल गया। वहीं आर्या को तो पता भी नहीं चला कि शिवाय उसके कमरे में आया और चला भी गया। अगली सुबह जब आर्या उठी तो उसका मूड भी खराब था। उसने सबसे पहले अपना फोन चेक किया, फिर उठकर वॉशरूम चली गई। आर्या फ्रेश होकर बाहर आई और आकर घर के मंदिर में दिया जलाने लगी। वंशिका ने आर्या से कहा था कि वह रोज घर के मंदिर में दिया जला दे और अपनी माँ की बात मानकर आर्या घर के मंदिर में दिया जला रही थी। आर्या ने आरती की और उसके पीछे शिवाय और डैनी दोनों ही खड़े थे। आर्या को नहीं पता था कि उसके पीछे शिवाय और डैनी खड़े हैं। दोनों ही किसी शरीफ इंसान की तरह हाथ जोड़कर मंदिर की ओर खड़े थे। आर्या ने आरती की, हाथ जोड़े और थाली लेकर जैसे ही पलटी, उसकी नजर शिवाय पर गई। शिवाय को देखकर आर्या फिर से भीगी बिल्ली बन गई। शिवाय ने आर्या को देखा और बोला, प्रसाद नहीं दोगी? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय के हाथों में प्रसाद रख दिया। फिर उसने डैनी को भी प्रसाद दिया। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आर्या भी फोन लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और डैनी भी, लेकिन वहां शिवाय नहीं था। तभी शिवाय ने आर्या के सामने आलू के पराठे की प्लेट रखी। आर्या ने आलू का पराठा देखा तो खुश होकर बोली, अरे वाह, यह तो मेरा फेवरेट है। और तभी उसकी नजर शिवाय पर गई। शिवाय ने मुस्कुराकर आर्या को देखा, लेकिन आर्या, उसके दिल की धड़कनें तो जोरों से धड़कने लगी। जब से उसने शिवाय को सबको मारते हुए देखा था, तब से उसके दिल में शिवाय को लेकर एक डर बैठ गया था। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अगर फेवरेट है तो खा लो, तुम्हारे लिए ही बनाया है। वहीं डैनी तो उम्मीद भरी नजरों से शिवाय को देख रहा था, सोच रहा था कि शायद शिवाय उसे कुछ खाने के लिए दे दे। शिवाय ने एक पराठा डैनी के सामने रखते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें आज खाना खिला लूंगा, उसके बाद तुम अपने खाने का इंतजाम खुद कर लेना। डैनी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों सर? शिवाय ने कहा, क्योंकि मुझे चाचू ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आर्या की दी है, तुम्हारी नहीं। डैनी ने अपनी बात रखते हुए कहा, लेकिन सर आप आर्या मैडम के लिए भी तो खाना बनाएंगे, मेरे लिए भी बना देना, मैं वही खा लूंगा जो आर्या मैडम खाएंगी। शिवाय ने हंसकर कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगा, तो बेहतर होगा कि खुद कुछ बना लो, या फिर इस घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं, उनसे कह दो, वह बना देंगे। डैनी मुंह बनाकर बैठ गया।
शिवाय ने अपना पराठा खाते हुए कहा, या विराज की तरह मुंह बनाकर मत बैठो, मुझ पर असर नहीं करेगा। और आर्या को पराठा तो टेस्टी लग रहा था, लेकिन उसके बिल्कुल सामने शिवाय बैठा था, इसलिए वह ठीक से खा नहीं रही थी। शिवाय ने आर्या को देखा और बोला, यह निहारने के लिए नहीं है, खाने के लिए है, खा लो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और पराठा खाने लगी। पराठा सच में बहुत टेस्टी बना हुआ था। शिवाय ने स्पेशल आर्या के लिए पराठे बनाए थे, क्योंकि वह जानता था आर्या को पराठे पसंद हैं। एक पराठा खाने के बाद आर्या का मन नहीं भरा। आर्या ने धीरे से चूहे की आवाज निकाल कर कहा, शिवाय सर, क्या एक और मिलेगा? शिवाय ने आर्या को देखा तो आर्या ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, वह क्या है ना, बहुत टेस्टी बना है, इसीलिए अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। शिवाय डाइनिंग टेबल से उठा और आर्या को देखकर बोला, मैं बनाकर लाता हूँ। शिवाय किचन में चला गया। इतने में आर्या ने शिवाय के पराठे वाली प्लेट को उठाकर अपने सामने रख लिया और उसे ही खाने लगी। शिवाय जब पराठा ले करके किचन से बाहर आया, तब तक आर्या शिवाय के पराठे को खा चुकी थी। शिवाय ने पराठा लाकर आर्या के सामने रख दिया। आर्या ने तीसरा पराठा देखा तो उसकी आंखें चमक गई और उसने देखते ही देखते तीसरा पराठा भी खा लिया। तीसरा पराठा खाने के बाद भी आर्या का मन नहीं भरा। उसने उम्मीद भरी नजरों से शिवाय को देखा तो शिवाय समझ गया कि आर्या को एक और पराठा चाहिए। शिवाय वापस किचन में गया और आर्या के लिए पराठा बनाकर लाया। आर्या उस पराठे को भी खाने लगी। शिवाय आर्या को ही देख रहा था। देखते ही देखते आर्या चौथा पराठा भी खा गई। 4 पराठे खाने के बाद फाइनली आर्या ने डकार ली और मुस्कुराकर शिवाय को देखकर कहा, सर, आप सच में बहुत अच्छे पराठे बनाते हैं। शिवाय ने कहा, यकीन नहीं आता, तुम 4 पराठे खा गई, कितना खाती हो, लेकिन तुम्हारे शरीर को लगता क्यों नहीं अब भी वैसी की वैसी हो, छुई-मुई सी। शिवाय के ऐसा बोलने से आर्या थोड़ा सा मुस्कुराकर चुपचाप बैठ गई। उसने तो खुश होकर शिवाय की तारीफ की थी, लेकिन शिवाय ने तो उसे टीस कर दिया था। वहीं डैनी ने शिवाय की तरफ देखकर कहा, सर, एक और पराठा मुझे भी दे दो। शिवाय ने गुस्से में डैनी को देखा तो डैनी बोला, अरे नहीं सर, मैं मजाक कर रहा था, मैं वैसे भी सुबह इतना हैवी नाश्ता नहीं करता। शिवाय ने फिर आर्या को देखकर कहा, छुई मुई इतना हैवी नाश्ता नहीं करते वरना नींद आती है। आर्या ने किसी मासूम से बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने कहा, अब जाओ, जाकर अपनी स्टडी कर लो। आर्या चेयर से उठी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसने पलट कर देखा, शिवाय गार्डन में जा रहा था। शिवाय ने नाश्ता नहीं किया था, यह सोचकर आर्या ने शिवाय को आवाज लगाते हुए कहा, सर, आप खाना नहीं खाएंगे? शिवाय ने कहा, नहीं, तुम्हें खिला खिलाकर मेरा भी पेट भर गया। इतना कहकर शिवाय एक मीठी सी मुस्कुराहट आर्या को पास करके चला गया। वहीं आर्या अपने नेचर से मजबूर होकर सोचने लगी कि उसकी वजह से शिवाय ने खाना नहीं खाया। आर्या आर्या अपने कमरे में पढ़ने चली गई। आर्या करीब 2 घंटे तक पढ़ती रही और तभी उसके दिमाग में आया कि शिवाय ने अभी तक खाना नहीं खाया। आर्या ने अपनी बुक साइड में रखी और नीचे चली गई। नीचे जाकर देखा, उसने एक सर्वेंट से पूछा, क्या शिवाय सर ने खाना खा लिया? सर्वेंट ने ना में गर्दन हिला दी। आर्या ने कहा, कहाँ है शिवाय सर? सर्वेंट ने कहा, वह अपने कमरे में है। आर्या शिवाय के कमरे की तरफ बढ़ गई। शिवाय लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। आर्या अपने सिर को खुजलाकर बोली, यह बंदा कितना मल्टी टैलेंटेड है, काम भी करता है, कुकिंग भी करता है, ड्राइविंग भी करता है, गार्डन भी साफ करता है, बॉडीगार्ड भी है। सही कहते हैं पापा, हर्षवर्धन चाचू को सही बंदा मिल गया। वहीं सिवाय इस बात से बेखबर कि आर्या उसे देख रही है, वह अपने लैपटॉप पर काम ही करता रहा। आर्या ने कुछ मिनट तक सिवाय को देखा और फिर किचन में चली गई। आर्या ने यूट्यूब से देखकर सिवाय के लिए पास्ता बना दिया। आर्या को पास्ता देखकर मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन उसका पेट पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए उसने बस थोड़ा सा ही पास्ता टेस्ट किया। आर्या को खुद पर प्राउड फील हो रहा था। उसने पहली बार किचन में काम किया था, वरना जब से वह ठीक हुई थी वंशिका उसे कोई काम नहीं करने देती थी। लेकिन आज आर्या का मन हुआ कि वह शिवाय के लिए कुछ बना दे, क्योंकि शिवाय ने भी सुबह उसके लिए खाना बनाया था। आर्या को वही शिवाय से डर तो लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं वह शिवाय से इम्प्रेस भी थी। आर्या पास्ता लेकर शिवाय के कमरे के बाहर ही खड़ी रही। उसके अंदर शिवाय के पास जाने के लिए हिम्मत नहीं थी। उसने पास्ता तो एक्साइटेड होकर बना लिया,
लेकिन शिवाय को जाकर पास्ता देना उसके बस की बात नहीं थी। वैसे भी जब जब वह शिवाय को देखती उसे वह फाइटिंग याद आ जाती। फाइनली आर्या एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, आर्या तू हार नहीं मान सकती। तूने इतनी मेहनत से शिवाय सर के लिए पास्ता बनाया है तो अब तुझे शिवाय सर को यह पास्ता देना ही होगा। वैसे भी उन्होंने सुबह से नाश्ता नहीं किया और तुझे ही पराठे बनाकर खिला दिए। अब तेरी बारी। माँ कहती है ना, किसी का उधार नहीं रखती। चल अंदर, कुछ नहीं होगा। आर्या खुद को तैयार ही कर रही थी, तभी शिवाय ने कहा, छुई मुई अंदर आओ। शिवाय की आवाज सुनकर आर्या की तो सांस ही अटक गई। इतने में शिवाय ने फिर से आवाज लगाई, छुई मुई तुमसे कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम मेरे कमरे के बाहर खड़ी हो, अंदर आओ। आर्या ने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और धीरे से शिवाय के पास आ गई। शिवाय ने आर्या के हाथ में बाउल देखकर पूछा, क्या है इसमें? आर्या कुछ नहीं बोल पाई, फिर भी उसने अपने शब्दों को इकट्ठा किया और लड़खड़ाती जुबान में बोली, वह मैंने पास्ता बनाया था। शिवाय ने कहा, किसके लिए? आर्या बोली, अपने लिए। आर्या इतना नर्वस थी कि क्या बोल रही थी उसे भी नहीं पता था। शिवाय ने आर्या को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, कितना खाती हो, लेकिन मोटी तो नहीं हुई, वैसे की वैसी ही हो, छुई मुई सी। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। शिवाय की बात सुनकर आर्या को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा तो उसे खुद पर आ रहा था कि वह क्या कहने आई थी और क्या कह रही थी। फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, वह मैंने आपके लिए बनाया था। वह आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया। आर्या सब कुछ भूल गई, लेकिन उसे फिर भी शिवाय की फिक्र हो रही थी। यह सोच कर ही शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सच कहा था दिव्यांश ने, जब आर्या को सब कुछ सच पता चलेगा तो वह खुद ही उसके पास आ जाएगी। शिवाय ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, मेरे लिए लाई हो तो लाओ। आर्या इतनी नर्वस थी कि बोले क्या। शिवाय ने कहा, पास्ता लाओ। आर्या ने पास्ता का बाउल शिवाय के हाथ पर रख दिया। शिवाय पास्ता खाने लगा। आर्या वापस जाने लगी तो शिवाय ने कहा, रुको छुई मुई। आर्या रुक गई। आर्या ने पलट कर शिवाय को एक बार देखा। शिवाय ने कहा, बैठो, मैं पास्ता खा लूं, उसके बाद बाउल ले जाना। आर्या सोफे पर बैठ गई, लेकिन मन ही मन बोली, मैंने एक तो इनके लिए पास्ता बनाया और यह बाउल किचन में नहीं रख सकते। नखरे तो ऐसे हैं जैसे कहीं के राजा महाराजा हो। वहीं शिवाय पास्ता कम खा रहा था और आर्या को ज्यादा देख रहा था। शिवाय ने पास्ता खाते हुए कहा, काफी टेस्टी पास्ता है, तुमने बनाया है। यह सुनकर आर्या को हल्का सा गुस्सा आ गया, क्योंकि वह समझ गई थी कि शिवाय ने यह सवाल जानबूझकर बोला। आर्या ने शिवाय को जवाब नहीं दिया। शिवाय ने पास्ता खाते हुए कहा, कुछ पूछा है पहली बार या तुमने बनाया है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, टेस्टी बनाया है। वैसे मेरे लिए क्यों बनाया? अब तो आर्या जवाब देना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने जवाब देते हुए कहा, वह आपने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो मुझे लगा आपको भूख लगी होगी, इसलिए बना दिया। शिवाय के चेहरे पर पहले ही मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसके छुई मुई ने उसके लिए पास्ता बनाया था। वह मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। शिवाय ने पास्ता खा लिया और बाउल आर्या के हाथ में रख कर बोला, अगर मेरे लिए कुछ इंडियन फूड बनाओगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। आर्या को शिवाय की बात पर हल्का सा गुस्सा आ गया। एक तो उसने इसी बात के लिए पास्ता बनाया, ऊपर से शिवाय थैंक यू बोलने की बजाय इंडियन फूड की डिमांड करने लगा। आर्या ने एक नज़र शिवाय को देखा और कमरे से बाहर जाने लगी। और तभी शिवाय ने आर्या को रोकते हुए कहा कि छुई मुई तुम्हारी पढ़ाई हो गई? आर्या ने पलटकर शिवाय को देखा और ना में एक बार गर्दन हिला दी। शिवाय ने कहा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आर्या? आर्या बोली, मैथ। शिवाय ने कहा, जाओ तो जाकर अपने बुक्स ले आओ, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। यह सुनकर आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई। वह बोली, आप पढ़े लिखे हैं? यह सुनकर अब शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय ने कहा, क्यों, तुम्हें मैं पढ़ा लिखा नहीं लगता? आर्या ने लड़खड़ाती जुबान में बोली, नहीं, वह आप रघुवंशी मेंशन में नौकर का काम करते हैं ना, इसीलिए मैंने पूछा। सॉरी, मैं अभी बुक लेकर आती हूँ। यह सुनते ही आर्या 100 की स्पीड से वहां से भाग गई। वहीं आर्या के जाते ही शिवाय हैरानी से खड़ा होकर गेट की तरफ ही देखता रहा और फिर खुद से ही बोला, दिव्यांश तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी वजह से मेरी छुई मुई मुझे पता नहीं क्या क्या समझती है। 10 मिनट बाद आर्या अपनी बुक्स लेकर शिवाय के कमरे में आ गई। शिवाय ने आर्या को देखा और बोला, वहां क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ।
आर्या को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं शिवाय को देखकर खुश होता था। आर्या धीरे कदमों से शिवाय के पास चली गई। शिवाय ने आर्या की कलाई पकड़ी और उसे खींचकर सोफे पर बैठा दिया। आर्या की तो दिल की धड़कनें जोरों से भागने लगी। उसने जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल किया और बुक्स खोलने लगी। आर्या इतना घबरा रही थी कि उसने नोटिस नहीं किया कि वह उल्टी बुक्स खोल रही है। वहीं शिवाय ने अपनी नज़र लैपटॉप पर लड़ाई हुई थी। तभी शिवाय फिर अपनी आंखों को हल्का सा आर्या की तरफ घुमाया तो उसने देखा आर्या नर्वस होकर उल्टी बुक्स खोल रही है। शिवाय ने कहा, आर्या तुम्हें मैथ नहीं आता? आर्या ने लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, आता है, मतलब थोड़ा आता है, मतलब मुझे बहुत टफ लगता है। शिवाय ने कहा, हाँ लगता ही होगा, अगर तुम मैथ की बुक को उल्टा पढ़ोगी तो टफ लगेगा ही ना। मैं तो सीधा पढ़ता था फिर भी मुझे डर लगता था। यह सुनकर आर्या ने अपनी बुक्स पर नजर डाली और फिर जल्दी से उसे सीधा कर लिया। शिवाय ने आर्या को मैथ पढ़ाना शुरू किया। पहले तो शिवाय से घबरा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। शिवाय पढ़ाता रहा और आर्या इंटरेस्ट लेकर पढ़ती रही। करीब 3 घंटे तक दोनों ऐसे करते रहे। इस बीच शिवाय ने ना कोई शरारत की और ना ही आर्या को अनकंफर्टेबल फील करवाया। शिवाय का प्यार बहुत प्योर था। उसे अगर आर्या के साथ कुछ करना होता तो वह बहुत पहले कर चुका होता, लेकिन उसने हमेशा अपने प्यार को इज्जत दी, आर्या को इज्जत दी, जिसके चलते ही शायद कहीं ना कहीं आर्या शिवाय के साथ थोड़ा कंफर्ट महसूस करती थी। थोड़ी देर बाद शिवाय ने एक अंगड़ाई तोड़ी और बोला, मैं थक गया, जाओ मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओ। आर्या भी किसी मासूम सी लड़की की तरह उठी और किचन में चली गई। आर्या को चाय बनानी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसने यूट्यूब से देखकर शिवाय के लिए चाय बना ली। आर्या चाय लेकर शिवाय के कमरे में आई। उसने शिवाय की चाय को टेबल पर रखा और बोली, सर चाय। शिवाय ने आर्या को देखा और बोला, एक ही कप लेकर आई हो? आर्या ने अपनी मासूमियत के चलते कहा, हाँ सर, आपने एक ही कप कहा था, आप तो 2 कप पियेंगे। शिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे लगा तुम भी चाय पियोगी। आर्या बोली, नहीं सर, मुझे चाय नहीं पीनी, आप पीजिए और उसके बाद मुझे एक चैप्टर और करा दीजिए। शिवाय समझ गया कि आर्या पढ़ने में बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करती, बल्कि खुश होकर पढ़ती है। पर अब शिवाय का पढ़ाने का मन नहीं था। वैसे भी उसे ऑफिस का कुछ काम करना था, इसलिए उसने आर्या को टालते हुए कहा, छुई मुई बाकी का हम कल करेंगे। आर्या ने हल्का सा मुंह बनाकर कहा, सर यह क्या बात हुई? कितना अच्छा तो समझाते हैं आप, विराज से भी अच्छा समझाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप मुझे पढ़ाएंगे नहीं। प्लीज सर, एक लास्ट चैप्टर करवा दीजिए ना, फिर मैं प्रैक्टिस कर लूंगी। शिवाय चाय पी रहा था। उसने आधी कप चाय पी ली थी। उसने कहा, अरे मुझे समझाने में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आर्या जल्दी से सोफे के पीछे गई और शिवाय के सर को दबाते हुए बोली, सर मैं दबा देती हूँ ना, जब सिर में आराम हो जाएगा तब आप मुझे समझा देना। आर्या ने जैसे ही शिवाय के सिर में हाथ लगाया, शिवाय इमोशनल हो गया। वह तो कब से अपनी आर्या को अपनी बाहों में समाने के लिए बेचैन हो रहा था। उसे छूना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। वहीं आर्या तो शिवाय के सिर को दबाने में पूरी जान लगा रही थी और शिवाय को लग रहा था जैसे कोई हल्की सी चीज उसके सिर पर चल रही हो। उसे तो आर्या के हाथों में जान ही नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद शिवाय ने पूरी चाय पी ली और आर्या के हाथों पर अपना हाथ रख कर कहा, आर्या आगे आओ। शिवाय ने हाथ नहीं छोड़े और हाथों को ही घुमाकर अपने सामने ले आया और बोला, तुम अगर शाम तक भी नाजुक हाथों से सिर दबाती रही तो भी मेरा सिर का दर्द कम नहीं होगा। आर्या झट से बोली, सर मैं और जोर से दबाती हूँ। आर्या की इतनी मासूमियत देखकर शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, छुई मुई तुमसे नहीं होगा, तुम फिलहाल इन्हीं चैप्टर की प्रैक्टिस कर लो, मैं आज रात को तुम्हें 2 चैप्टर करवा दूंगा। आर्या का मन जाने का नहीं था, क्योंकि वह मैथ में इंटरेस्ट ले रही थी। फिर भी उसने शिवाय की बातों का मान रखते हुए कहा, पक्का प्रॉमिस करिए कि आप मुझे शाम को 2 चैप्टर कराएंगे। शिवाय ने आंखें झपका दी और आर्या ने अपनी बुक उठाई और जाने लगी। फिर कुछ सोचकर आर्या वापस आई और शिवाय को देखकर बोली, सर आप मुझे छुई मुई क्यों बुलाते हैं? शिवाय ने कहा, क्योंकि तुम छुई सी हो, देखो खुद को कितनी नाजुक सी हो, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं, तुम्हारा गोरा रंग,
तुम्हारी या नाजुक नाजुक से हाथ और तुम्हारे चेहरे पर जो या ओवरलोड मासूमियत है, बस इन्हीं सब को देखकर मैं तुम्हें छुई मुई कहता हूँ। शिवाय ने अपने दिल की बात बोल दी। वहीं आर्या ने शिवाय की बातों को ठीक से नहीं सुना और दूसरा सवाल करते हुए कहा, अच्छा सर, आप सच में पढ़े लिखे हैं? मतलब हाँ, आप सच में ही पढ़े लिखे हैं तो आप यह सारी नौकरी क्यों करते हैं? आपको तो किसी IT कंपनी में अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। शिवाय ने कहा, जॉब मिल जाएगी मतलब मैं जॉब करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यह सुनकर तो आर्या की आंखें फैल गई। आर्या ने कहा, फिर आप रघुवंशी मेंशन में केयर टेकर की जॉब क्यों करते हैं? शिवाय ने कहा, वाह, मैं चाचू से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए उन्हें छोड़कर जाने का मन नहीं करता। और वैसे भी मैं रघुवंशी मेंशन में रहता हूँ तो कुछ तो काम मैं कर लूंगा ना। जैसे मैं यहाँ करता हूँ तो यहाँ तुम्हें मैं नाश्ता बना कर खिलाता हूँ। आर्या समझ गई और बोली, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, आप किसी का उधार नहीं रखते। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं किसी का उधार नहीं रखता। आर्या वापस जाने लगी, फिर कुछ सोच कर वापस आई और बोली, आप किसी का उधार नहीं रखते, लेकिन आप मुझे पढ़ा रहे हैं तो मुझ पर तो उधार चढ़ गया। अब मैं आपका उधार कैसे उतारूं? शिवाय ने मुस्कुराकर खुद से कहा, बहुत सारे तरीके हैं पर तुम अपनाओगी नहीं। आर्या ने कहा, सर, आप खुद में क्या बड़बड़ा रहे हो? शिवाय बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पापा से फीस चार्ज लूंगा। आर्या ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और वहां से बुक लेकर चली गई। आर्या अपने कमरे में आई तो बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके मैथ के बहुत सारे चैप्टर क्लियर हो गए थे। आर्या आई और आराम से बेड पर लेट गई और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दोपहर हो गई थी इसलिए उसे अब हल्की हल्की नींद आने लगी थी, लेकिन तभी उसके कानों में शिवाय की कही हुई बात गूंजने लगी, देखो कितनी नाजुक सी हो, इसलिए मैं तुम्हें छुई मुई कहता हूँ, तुम एकदम नाजुक सी हो। यह सब याद करके अचानक ही आर्या के दिल की धड़कनें भागने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। उसे फिर से शिवाय की बात याद आने लगी। शिवाय ने बहुत सिंसियरली यह बात बोली थी, लेकिन अब जाकर उन बातों का असर आर्या के दिल पर हो रहा था। आर्या का चेहरा कुछ सेकंड में लाल हो गया, फिर उसने जैसे तैसे उस ख्याल को झटका और ब्लैंकेट लेकर सो गई। वहीं दूसरी तरफ रूही बाजार में घूम रही थी। रूही ने बहुत सारा सामान खरीद लिया था, लेकिन फिर भी कुछ शायद ऐसा ढूंढ रही थी जो उसे बाजार में मिल नहीं रहा था। रूही को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह रघुवंशी मेंशन में लाडो से पली है, बल्कि वह तो एकदम किसी मिडिल क्लास वाइफ की तरह बाजार में सामान खरीद रही थी। आज फाइनली रूही को जो चाहिए था वह मिल ही गया। रूही उसे देखकर खुश हुई और उसने शॉपकीपर से वह खरीद लिया। रूही सामान को लेकर वापस घर आई, फिर उसने सारा सामान सोफे पर रखा और घर के डेली काम को करने लगी। रूही ने अपना सारा काम खत्म कर दिया, फिर राजवीर और अपने लिए अच्छा सा डिनर बनाया, फिर राजवीर का इंतजार करने लगी। रूही सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही थी। टीवी में एक हॉरर सीन चल रहा था, जिसे देखकर रूही को याद आया कि एक बार जब वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर आइसक्रीम खा रही थी तो राजवीर ने उसे भूत समझ लिया था और डर भी गया था। राजवीर की यह बात याद करके रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसके दिमाग में शिवाय की तरह शैतानियां घूमने लगी और मन ही मन उसने कुछ डिसाइड कर लिया। थोड़ी देर बाद राजवीर ने अपने घर का मेन गेट खोला। उसकी नज़र सामने बैठी हुई रूही पर गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रूही अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने राजवीर का बैग लिया और फिर बैग सोफे पर रखा और किचन में जाकर राजवीर के लिए पानी ले आई। राजवीर ने पानी पिया और सोफे पर बैठ गया। रूही राजवीर के पास बैठकर एक अच्छी बीवी की तरह पूछा, आज का दिन कैसा रहा प्रियतम? प्रियतम सुनते ही राजवीर जो पानी पी रहा था वह सारा पानी बाहर आ गया। वहीं रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने हैरानी से रूही को देखा और बोला, या भी बगल वाली आंटी से सीखा है? रूही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, या तो मैंने कूड़े वाले से सीखा है। कूड़े वाले का नाम सुनकर तो राजवीर और ज्यादा हैरान हो गया। उसने रूही को हैरान होकर देखा और बोला, यह बात तुम्हें कूड़े वाले ने बताई? रूही ने बड़ी मासूमियत से हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने कहा, वाह, कैसे? रूही ने कहा, देखो, कल जो कूड़े वाला आया था तो मैंने आपसे कहा था ना, राजवीर जरा कूड़े की बाल्टी गेट के पास रख दो, मैं उस वक्त किचन में तुम्हारे लिए खाना बना रही थी। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी।
रूही बोली, तो अगले दिन मुझे कूड़े वाले ने कहा, बहन जी आप अपने पति को नाम से बुलाती हैं? मैंने कहा, हाँ मैं अपने पति को नाम से बुलाती हूँ। कूड़े वाले ने कहा, लेकिन यहाँ कोई भी अपने पति को नाम से नहीं बुलाता। मुझे भी कूड़े वाले से बात करने में इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें क्या कहती है? तो वह बोला, मेरी पत्नी मुझे प्रियतम कहती है। यह सुनकर तो राजवीर को खांसी आने लगी। रूही को राजवीर की हालत देखकर मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। रूही राजवीर की कमर पर हल्का सा हाथ मारकर रब किया और राजवीर की खांसी तो बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि रूही अपने स्टैंडर्ड से धीरे धीरे गिरती जा रही है। अब वह कूड़े वाले से भी इंटरेस्ट होकर बात करती थी। वहीं रूही को मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी। यह रोज का ही था। रूही राजवीर को रोज एक नया शौक देती थी, जिससे सच में राजवीर बहुत हैरान हो जाता था। राजवीर सोफे पर से उठते हुए बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम डिनर लगा दो। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद दोनों ही डिनर कर रहे थे। रूही राजवीर को ही देख रही थी और अब तो राजवीर को भी रूही को ऐसे देखने की आदत हो गई थी। उसने रूही को अब तो कहना ही बंद कर दिया था, लेकिन राजवीर को कहीं न कहीं रूही का ऐसे देखना अच्छा लगता था। जो भी बात थी, लेकिन राजवीर इस बात को झुठला नहीं सकता था कि वह रूही से प्यार करता है। बस इसलिए रूही के करीब नहीं जाता था, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं वह रूही के प्यार में पूरी तरह न पड़ जाए और रूही उसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि रूही की जिंदगी और राजवीर की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। थोड़ी देर बाद राजवीर अपने कमरे में चला गया और रूही ने रोज की तरह किचन साफ किया। फिर रूही राजवीर के कमरे में आ गई। राजवीर इस वक्त बेड पर बैठा हुआ मोबाइल में बिजी था। रूही को देखकर उसने कहा, नींद नहीं आई? रूही ने कहा, नहीं, मेरा आज मूवी देखने का मन है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारे कमरे में मूवी देख लूं, क्योंकि तुमने यह स्क्रीन अपने कमरे में ही लगवा रखी है। राजवीर बेड से उठ गया और बोला, तो चलो यह स्क्रीन मैं तुम्हारे कमरे में लगा देता हूँ। रूही को अब राजवीर पर और गुस्सा आ गया, लेकिन फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, राजवीर ऐसा भी क्या दूरियां कि मैं अब तुम्हारे कमरे में बैठकर मूवी भी नहीं देख सकती। खैर छोड़ो, मैं पूरा दिन तुम्हारा वेट करती हूँ और तुम आते हो 2 मिनट मेरे पास भी नहीं बैठते। कहते हुए रूही जानबूझकर कमरे से बाहर जाने लगी। राजवीर को लगा कि शायद उसने रूही को नाराज कर दिया, लेकिन रूही ने कहा तो सच ही था। राजवीर रूही के साथ टाइम नहीं बिताता था और वहीं रूही रोज पूरी मेहनत के साथ अपना काम करके राजवीर का इंतजार करती थी। इस उम्मीद से ही राजवीर आएगा और उसके साथ थोड़ा वक्त बिताएगा। वहीं रूही चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर थोड़ा सा ही बाहर गई थी कि राजवीर ने कहा, रूही रुको, मैं तो बस इसलिए कह रहा था ताकि तुम भी आराम से लेटकर मूवी देख सको। रूही ने पलटकर जानबूझकर नाराज होते हुए कहा, लेट कर तो मैं तुम्हारे पास भी देख सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे अपने पास लेटने नहीं दोगे। खैर छोड़ो, रहने दो, मेरा मूड खराब हो गया। रूही जाने लगी तो राजवीर ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, रूही चलो आ जाओ, बैठो, देख लो मूवी, तुम्हें देखनी है? रूही ने फिर भी राजवीर की तरफ नहीं देखा और जानबूझकर नाराज होने का नाटक करने लगी। राजवीर ने फिर कहा, देखो रूही, तुम जानती हो मैं ज्यादा देर तक तुम्हें मना नहीं पाऊंगा, इसलिए आखिरी बार बोल रहा हूँ, प्लीज रुक जाओ। देखो रूही, जो मूवी तुम्हें देखनी है। इस बार रूही ने राजवीर को देखकर कहा, पक्का देखना, मना तो नहीं करोगे? राजवीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, पक्का मना नहीं करूंगा। रूही ने जल्दी से अपना हाथ राजवीर की ओर बढ़ाकर कहा, तो वादा करो मैं कोई भी मूवी देखूंगी, आप मना नहीं करेंगे? राजवीर को पहले तो बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन फिर उसने रूही के हाथ पर अपना हाथ रख कर कहा, हाँ ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, देख लो। रूही खुश होकर बेड पर बैठने लगी, लेकिन फिर बैठते बैठते रुक गई और एक चेयर खींच कर लाई और फिर उस चेयर को राजवीर के बेड से सटा दी। रूही ने चेयर पर तशरीफ रखी और अपने पैर राजवीर के बेड पर फैला दिए और फिर राजवीर का थोड़ा सा कंबल अपने पैर पर डाल लिया। वहीं राजवीर को मूवी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वह भी बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और अपने मोबाइल में फिर से बिजी हो गया।
रूही ने रिमोट के बटन प्रेस करने शुरू किए और वह हर चैनल पर हॉरर मूवी ढूंढने लगी, लेकिन रूही हॉरर मूवी नहीं मिल रही थी, इसलिए रूही को गुस्सा भी आ रहा था। उसने एक ही मिनट में 100 चैनल लगा दिए थे, लेकिन हॉरर मूवी एक पर भी नहीं आ रही थी। वहीं राजवीर अपने मोबाइल में बिजी था और मन ही मन सोच रहा था, या ऐसे मूवी देखेगी, एक साथ 100 मूवी देख लेगी। रूही को ऐसे बेचैन देखकर राजवीर से रहा नहीं गया और उसने एक तंग भरी मुस्कान के साथ रूही को देखकर कहा, मेरे पास बैठने का बहाना ढूंढती हो। रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने भी फुल एटीट्यूड के साथ राजवीर को देखकर कहा, मैं छोटी हरकतें नहीं करती, यू नो रघुवंशी फैमिली से हूँ, बहाने नहीं बनाती, प्लानिंग करती हूँ। राजवीर रूही की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाया। आखिर औरत के दिल में क्या है, यह बात तो भगवान भी नहीं जानता था। वह तो फिर भी हमारा सीधा साधा राजवीर था। वह कैसे जानता कि रूही के दिल में क्या चल रहा है। राजवीर ने मुस्कुराकर रूही को देखा और रूही ने फुल एटीट्यूड के साथ कहा, मुस्कुराकर राजवीर की ओर फिर से टीवी के चैनल चेंज करने लगी। इस बार रूही की किस्मत काम कर गई और उसने एक चैनल पर श्रापित इश्क सीरियल लगा लिया। रूही उसे इंटरेस्ट लेकर देखने लगी। वहीं राजवीर अपने मोबाइल में बिजी था, लेकिन बीच बीच में नजर उठाकर सीरियल को भी देख लेता। तभी सीरियल में दो लड़के, जिनका नाम अभिमन्यु और युवराज था, वह एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहे थे। जैसे ही उस लड़की ने आंख खोली, उस लड़की के अंदर चित्रलेखा ने प्रवेश कर लिया। वह सीन इतना डरावना था कि रूही भी एक सेकंड के लिए डर गई, लेकिन उसने फिर राजवीर की तरफ देखा। राजवीर तकिए को मुंह पे रखकर उस सीन को देख रहा था। रूही को समझते देर नहीं लगी कि राजवीर को अब डर लग रहा है, और रूही यही तो चाहती थी कि राजवीर को डर लगे। राजवीर को सीरियल में इंटरेस्ट तो आ रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था। तभी सीरियल में अचानक ही चित्रलेखा ने अभिमन्यु के गले को पकड़ लिया और राजवीर की हल्की सी चीख निकल गई। राजवीर ने तकिया उठाकर रूही को मारते हुए कहा, रूही, मैंने कहा था तुम मूवी देखोगी, तुम पूरा हॉरर सीरियल देखने लगी। राजवीर ने डर कर रूही को तकिया मारा। रूही को भी हल्का सा गुस्सा आ गया। उसने भी तकिया उठाया और राजवीर के सिर पर मार कर कहा, अभी 2 मिनट पहले तो तुम मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो देखूंगी उसे देखने दोगे, अब डरने लगे। राजवीर, हॉरर मूवी से डरते हो क्या? मगर राजवीर को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी शर्म आ रही थी, इसलिए उसने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं डरता नहीं हूँ, मैं हॉरर सीरियल या मूवी नहीं देखता, अब मुझे नींद आ रही है, बस जाओ, बाकी एपिसोड बाद में देख लेना। रूही ने कहा, नहीं, मुझे सीरियल में इंटरेस्ट आ रहा है, मैं तो अभी देखूंगी। तुम्हें पता भी है यह फेमस राइटर मोनिक ध्रुव का श्रापित इश्क है, जिसे फर्स्ट प्राइज मिला है, और अब इस सीरियल पर मूवी बन रही है। राजवीर ने कहा, मोनिका हो या सोनिका हो, इस सीरियल को जाकर अपने मोबाइल में देखो, मैं नहीं देख सकता। इतना कहकर राजवीर ने रूही के हाथ से रिमोट छीना और टीवी बंद कर दिया। रूही को अब गुस्सा आ गया। उसने भी राजवीर के हाथ से रिमोट छीन कर कहा, हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी। जब मन में आता है प्रॉमिस कर लेते हो, जब मन में आता है प्रॉमिस तोड़ देते हो। मैं तो इसी सीरियल को देखूंगी। इतना कहकर उसने टीवी ऑन कर दिया और फिर से चेयर पर बैठकर सीरियल को देखने लगी। राजवीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी नजरें टीवी की ओर की और राजवीर को भी सीरियल में इंटरेस्ट आने लगा। दोनों ने ही सीरियल को देखा। बीच बीच में बहुत सारे डरावने सीन आ रहे थे। उस वक्त राजवीर मुंह तकिए पर छुपा लेता था। वहीं रूही तो बस राजवीर को ही देख रही थी। राजवीर की ऐसी हरकतें रूही को अच्छी लग रही थी। यही एक वक्त था जब राजवीर किसी बच्चे की तरह डर जाता था, वरना तो राजवीर के सामने अच्छे अच्छे बच्चे बन जाते थे। राजवीर इंटरेस्ट लेकर सीरियल देख रहा था, वहीं रूही इंटरेस्ट लेकर राजवीर को रूही को याद आया कि जब वह एक बार पार्टी में जा रही थी तो कुछ लड़कों ने उसे छेड़ दिया था, और उस वक्त राजवीर ने उन लड़कों को बहुत मारा था, और फिर दोनों ही पुलिस स्टेशन गए थे, और उस वक्त राजवीर ने उन लड़कों को बहुत मारा था और फिर दोनों ही लॉकअप में बंद थे। रूही जितनी पुरानी यादें याद करती, उतना ही उसका प्यार राजवीर की तरफ बढ़ता, क्योंकि राजवीर ने कभी भी रूही के साथ मिसबिहेव नहीं किया था। वहीं राजवीर को डर लग रहा था, लेकिन सीरियल में इंटरेस्ट लेकर देख रहा था। आखिर वह सीरियल था ही इतना इंटरेस्टिंग।
फाइनली दोनों ने रात के 1 बजे तक उस सीरियल को देखा। रूही ने फिर टीवी बंद करके कहा, राजवीर अब तुम सो जाओ, मैं जा रही हूँ। लेकिन राजवीर को अब डर लग रहा था। वह नहीं चाहता था कि रूही उस कमरे से चली जाए, लेकिन रूही को क्या कहकर रोकता, और अगर रोक भी लेता तो रूही सोती कहाँ। राजवीर के कमरे में सोफा भी नहीं था। वैसे तो राजवीर भी डर के मारे रूही से चिपक कर सोना चाहता था, पर सोता कैसे। राजवीर के लिए तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई हो गई थी। वहीं रूही अब तक धीरे धीरे राजवीर के कमरे से निकल गई। राजवीर ने भी जैसे तैसे अपने डर को कंट्रोल किया और डिसाइड किया कि वह अकेला सो जाएगा। वहीं रूही राजवीर के कमरे के बाहर खड़ी हुई इंतजार कर रही थी कब राजवीर उसे कमरे में बुलाए, लेकिन राजवीर तो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रहा था। राजवीर ने आज लाइट ऑफ नहीं की और लाइट ऑफ करना ही नहीं चाहता था। वहीं रूही सोच रही थी अब तक राजवीर ने उसे क्यों नहीं बुलाया। रूही बहुत देर तक राजवीर के कमरे के बाहर खड़ी रही। रूही ने थोड़ा सा विंडो में झांक कर देखा तो राजवीर के कमरे की लाइट जली हुई थी। रूही ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो जनाब अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं। इतना कहकर रूही जल्दी से घर के बाहर गई जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगा हुआ था। रूही ने उसमें से फ्यूज निकाल दिया और घर की लाइट चली गई। अब तो राजवीर के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी और तभी उसने अपनी खिड़की के बाहर किसी की परछाई देखी जो शायद किसी पड़ोसी की थी, और राजवीर अब डर गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। वहीं राजवीर की चीख सुनकर रूही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह जल्दी से भागती हुई राजवीर के कमरे में आई। उसने राजवीर को देखकर कहा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो। कमरे में थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी आ रही थी, पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ था। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने दोनों हाथ फैला दिए। रूही जल्दी से गई और उसने राजवीर को अपनी बाहों में भर लिया। रूही के लिए बहुत सुकून भरा पल था। वहीं राजवीर तो अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रूही ने अपना चेहरा राजवीर की गर्दन पर छुपा लिया। रूही बहुत कस के राजवीर को गले लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह राजवीर के सीने में ही समा जाएगी। वहीं राजवीर भी अब अपने डर को काफी कंट्रोल कर चुका था। रूही ने महसूस किया कि राजवीर सच में डर गया। रूही ने राजवीर की कमर को रब करते हुए कहा, राजवीर कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, देखो सब कुछ ठीक है। रूही ने फिर राजवीर के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे पर किस करके कहा, राजवीर कुछ भी नहीं हुआ। राजवीर भी अब काफी हद तक ठीक हो गया था। उसने रूही को बहुत गुस्से में देखा। राजवीर फिर गुस्से में रूही को देख रहा था। राजवीर को अंधेरे में रूही की शक्ल ठीक से तो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतना समझ गया था कि रूही के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट है। राजवीर को गुस्से में देखकर रूही ने कहा, क्या हुआ, अब डर नहीं लग रहा, गुस्सा आ रहा है। राजवीर ने रूही को कसकर गले लगा लिया और अपनी पकड़ को कसते हुए कहा, चटोरी बिल्ली, तुमने जानबूझकर हॉरर सीरियल लगाया ना ताकि मैं डर जाऊं। रूही को हंसी तो आ रही थी, लेकिन फिलहाल वह हंसना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि राजवीर ने जो कहा वह बिल्कुल सच था। इतने में राजवीर ने अपनी पकड़ फिर से कस दी। रूही ने राजवीर के कंधे पर मारते हुए कहा, राजवीर इतनी जोर से गले मत लगाओ, सच में मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। राजवीर ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन फिर गुस्से में कहा, चटोरी बिल्ली, तुम सच में शिवाय की बहन हो। तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा खुराफात भरी है जिसे तुम मुझ पर ही निकालती हो। आज के बाद इस घर में कोई हॉरर सीरियल नहीं देखेगा और ना ही कोई हॉरर मूवी। राजवीर का गुस्सा गुस्सा कम नाराजगी ज्यादा लग रहा था, जिसे देखकर रूही मन ही मन खुश हो रही थी। फाइनली रूही ने अपनी गलती मानते हुए कहा, अच्छा तुम सो जाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कोई हॉरर मूवी नहीं देखूंगी, ना ही कोई हॉरर सीरियल देखूंगी, और श्रापित इश्क तो बिल्कुल नहीं देखूंगी। रूही ने फिर राजवीर के तकिए को सही करते हुए कहा, अच्छा तुम लेट जाओ। राजवीर भी लेट गया। रूही राजवीर के पास ही बैठी रही। रूही ने कहा, अच्छा अब मैं जाऊं। राजवीर ने रूही की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने ऊपर खींच लिया और अपनी उंगली रूही के कमर पर रखते हुए कहा, अब तुमने गलती की है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, चुपचाप ऐसे ही लेटी रहो, आज तुम मेरे पास ही सो जाओ। रूही ने तो सुकून से अपना सिर राजवीर के सीने पर रख लिया
लिया और अपने बाजू राजवीर के कंधे पर रख ली। राजवीर भी रूही को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे रूही को छोड़ देगा तो रूही गायब हो जाएगी। वहीं रूही भी ऐसे मौके पर सिर्फ राजवीर को महसूस करना चाहती थी और कुछ भी नहीं। रूही की आंखों में खुशी का एक आंसू बह गया और तभी उसने खर्राटों की आवाज सुनी जो राजवीर की थी। राजवीर धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था। रूही ने राजवीर के खर्राटे मारने की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने जल्दी से हल्के से 2 थप्पड़ राजवीर के गाल पर लगा दिए। राजवीर नींद में था, उसे एहसास नहीं हुआ। थप्पड़ लगने से राजवीर का खर्राटे लेना बंद हो गया। रूही ने भी मुस्कुराकर अपना चेहरा फिर से राजवीर की गर्दन में छुपा लिया और धीरे धीरे रूही भी नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह राजवीर सो रहा था। रूही ने राजवीर के कंधे पर सिर रखा हुआ था। राजवीर ने अपनी दोनों बाहें अब भी रूही पर लपेट रखी थी। वहीं रूही बहुत देर पहले ही उठ गई थी, लेकिन राजवीर से दूर नहीं हुई, बस राजवीर को ही देखती रही। थोड़ी देर बाद राजवीर ने आंखें खोली तो उसके सामने रूही का चेहरा था। राजवीर ने झुककर रूही के माथे को चूम कर कहा, गुड मॉर्निंग चटोरी बिल्ली। रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और तभी राजवीर ने अचानक आंखें खोली और गुस्से में बोला, चटोरी बिल्ली, आज के बाद ऐसा मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर राजवीर कबर्ड के पास गया। उसने टॉवेल निकाला और वॉशरूम में चला गया। वहीं राजवीर के जाते ही रूही जोर जोर से हंसने लगी। हंसी तो राजवीर को भी आ रही थी, लेकिन वह हंसा नहीं, चुपचाप मिरर के सामने खड़ा होकर ब्रश करने लगा। रूही भी अपने कमरे में चली गई। दिन हो गया था। सूरज की रोशनी घर की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रूही अपने डेली के काम करने लगी। थोड़ी देर बाद रूही डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया। राजवीर भी तैयार होकर डाइनिंग टेबल के पास आया। उसने अपनी चेयर खींची थी और तभी किसी ने डोरबेल बजाई। रूही ने राजवीर को देखकर कहा, शायद कूड़े वाला होगा। राजवीर के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। फिर वह गेट पर गया तो सच में कूड़े वाला खड़ा था। राजवीर ने कूड़े की पन्नी उस आदमी को दे दी और बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, शक्ल इसकी कूड़ेदान जैसी है, पत्नी इसे प्रियतम कहती है। कुछ भी हो, तभी उसकी नजर बाहर पड़े हुए स्विच पर गई। राजवीर ने स्विच देखा तो झुक कर उसे उठा लिया। राजवीर, जो कि अब हल्के गुस्से में था, उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसको लेकर अंदर आया और उसने रूही को स्विच दिखाते हुए कहा, रूही यह क्या है? अब रूही सीरियस हो गई। रूही कुछ नहीं बोली। राजवीर रूही को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। रूही भी समझ रही थी कि कल रात तो राजवीर ना के बराबर गुस्से में था, लेकिन इस वक्त राजवीर बहुत गुस्से में है। रूही सफाई में कुछ कहती उससे पहले ही राजवीर उसे खुद को लेकर घर से बाहर चला गया और उसने वह स्विच इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड में लगा दिया। थोड़ी ही देर में लाइट आ गई। राजवीर फिर अंदर आया और रूही को गुस्से में घूर कर बोला, तो तुमने जानबूझकर हॉरर सीरियल खोला और घर का स्विच भी तुमने हटा दिया था कि मुझे और डर लगे। रूही कुछ नहीं बोली, चुपचाप नजर झुकाए खड़ी रही। वह जानती थी कि राजवीर इस वक्त बहुत गुस्से में है। अगर उसने कुछ भी कहने की कोशिश की तो राजवीर का गुस्सा दुगना हो जाएगा। वैसे भी राजवीर गलत नहीं कह रहा था, उसका गुस्सा जायज था। राजवीर ने फिर से गुस्से में कहा, बताओ रूही, यह सब क्यों किया? बस मुझे डराने के लिए तुमने यह सब कर दिया? रूही कुछ नहीं बोली। रूही को चुप देखकर राजवीर का गुस्सा दुगना हो गया। उसने डाइनिंग टेबल की एक चेयर उठाई और उसे गुस्से में हॉल में दे मारा। टेबल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं रूही ने जब यह देखा तो एकदम से सहम गई। रूही राजवीर का गुस्सा देखा तो था, लेकिन आज राजवीर हद से ज्यादा गुस्सा कर रहा था। शायद इसीलिए क्योंकि उसे रूही के सामने डरना नहीं था, लेकिन फिर भी वह रूही के सामने डरने लगा। शायद राजवीर का ईगो हर्ट हो गया कि रूही डरी नहीं थी और वह डर रहा था। शायद वह अपनी कमजोरी रूही को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन रूही ने उसकी कमजोर नस पकड़ ली थी। राजवीर ने फिर से रूही को देखकर कहा, आखिर चाहती क्या हो तुम? चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? ऐसी हरकतें करके मेरे तुम्हारे बीच में कुछ ठीक नहीं होगा। मेरा अंदर से मन ही नहीं करता तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का। तुम मेरे मन को नहीं बदल सकती हो। बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ। रूही ने इस बार अपनी सफाई देते हुए कहा, राजवीर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना रिएक्ट करोगे, वरना मैं यह सब कभी नहीं करती। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद यह सब नहीं करूंगी। कहते हुए रूही की आंखों में पानी आ गया, लेकिन राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। राजवीर रूही पर अब गुस्सा भी नहीं करना चाहता था। राजवीर अपने कमरे
कमरे में गया। उसने अपने लैपटॉप का बैग उठाया, फोन उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। रूही ने राजवीर को रोकते हुए कहा, राजवीर कम से कम खाना तो खाकर जाओ। राजवीर ने पलटकर रूही को देखा और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे हाथ का खाना भी नहीं खाना, वैसे भी तुम्हारी हरकतों से मेरा पेट भर गया, अब गले से निवाला नहीं उतरेगा। इतना कहकर राजवीर वहां से निकल गया और थोड़ी ही देर में रूही के कानों में बुलेट के स्टार्ट होने की आवाज आई। रूही ने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से आंसू बह गए। जितना खुश थी सुबह उतनी उदास हो गई। वहीं राजवीर गुस्से में बुलेट चला रहा था। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने रूही पर अपना गुस्सा क्यों निकाला। फिर भी कहीं ना कहीं राजवीर के ईगो को चोट लग गई कि उसकी कमजोरी रूही के हाथ आ गई। इसलिए राजवीर रूही पर गुस्सा था और थोड़ी देर बाद राजवीर ने बुलेट रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी। राजवीर गुस्से में बुलेट से उतरा और बिल्डिंग के अंदर चला गया। राजवीर अपने केबिन की ओर जा रहा था और तभी उसकी टक्कर हर्षवर्धन से हो गई। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर कहा, राजवीर क्या हुआ, ध्यान कहाँ है। राजवीर को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू मैं देखकर चल रहा था, आपका ध्यान कहीं और था। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी, राजवीर गुस्से में है। राजवीर जैसे ही 2 कदम आगे चला, हर्षवर्धन ने राजवीर की बाजू पकड़कर उससे पीछे की ओर खींचते हुए कहा, गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ, क्या रूही ने कुछ कहा। रूही का जिक्र आते ही राजवीर का गुस्सा दुगना हो गया और उसने अपना गुस्सा हर्षवर्धन पर निकालते हुए कहा, आप अपनी बेटी को घर क्यों नहीं ले जाते। उसने मेरा जीना हराम किया हुआ है। आप भी जानते हैं मेरा और रूही का कुछ नहीं हो सकता, फिर भी आप इस रिश्ते को खींच रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं आपकी बेटी को कभी भी लग्जरी लाइफ नहीं दे पाऊंगा। उसके बावजूद आपने रूही को मेरे पल्ले बांध दिया और अब रूही जो हर वक्त बच्चों जैसी हरकतें करती रहती है और मेरा दिमाग खराब करती रहती है। राजवीर की बात सुनकर हर्षवर्धन हैरान था। राजवीर ने कभी भी हर्षवर्धन से ऐसी बात नहीं की थी। वहीं हर्षवर्धन जब राजवीर और रूही को देखा था तो उसका दिल यही कहता था कि यह दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। लेकिन आज राजवीर के गुस्से को देखकर हर्षवर्धन को अपना डिसीजन गलत लगने लगा। उसे लगा कि वह रूही के साथ साथ राजवीर की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहा है। हर्षवर्धन ने बातों को संभालते हुए कहा, राजवीर हुआ क्या है, मुझे बताओ, मैं रूही से बात करता हूँ। राजवीर ने कहा, क्या बात करेंगे आप रूही से। अगर रूही से पहले ही बात कर लेते तो वह अभय के बारे में आपको बता देती, लेकिन आप लोगों ने तो रूही के ऊपर अपना डिसीजन थोप दिया और अब वह अपने प्यार का झुनझुना लेकर मेरे पीछे बजाती घूमती है। इस वजह से मैं इरिटेट हो जाता हूँ। राजवीर की बात सुनकर हर्षवर्धन फिर से हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह राजवीर से बात कर रहा है। वह राजवीर जो हमेशा शांति से जवाब देता था, वह राजवीर जिसे गुस्सा नहीं आता था, वह राजवीर जो रघुवंशी मेंशन में सबसे ज्यादा समझदार था। हर्षवर्धन ने राजवीर के दोनों बाजू को पकड़कर हल्का सा रब करते हुए कहा, अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ रूही से। अगर तुम दोनों अलग होकर खुश हो तो मैं रूही को तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए मना लूंगा और तुम अपना मूड मत खराब करो, समझे। हर्षवर्धन ने बड़े प्यार से राजवीर के गालों को सहलाया। राजवीर का मूड अभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसने इस बार हर्षवर्धन के मन को रखते हुए कहा, हाँ, में गर्दन हिला दी और अपने केबिन की ओर चला गया। हर्षवर्धन अपने केबिन में आया और चेयर पर बैठकर टेक लगाकर आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। हर्षवर्धन को बार बार राजवीर का बिहेवियर याद आ रहा था, जिसे याद करके हर्षवर्धन के सिर में दर्द हो गया। तभी हर्षवर्धन के केबिन का गेट खुला और हर्षवर्धन के मैनेजर ने कहा, सर मे आई कम इन। हर्षवर्धन ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, कितना भी जरूरी काम है बाद में आना, मेरे सिर में दर्द है। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें नहीं खोली और मैनेजर वापस चला गया। हर्षवर्धन 20-25 मिनट तक ऐसे ही चेयर पर लेटा रहा। अचानक ही उसके मुंह से निकला, ओ जी, एक कप चाय दे दो। अगले ही पल हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे ही चाय मांग ली। लेकिन तभी उसकी टेबल पर किसी ने एक कप चाय रखी। तभी हर्षवर्धन के कानों में आवाज आई, मिस्टर रघुवंशी, आपकी चाय। हर्षवर्धन ने आंखें खोल कर देखा तो सामने हीर खड़ी थी। हीर को देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हीर भी समझ गई कि हर्षवर्धन किसी बात को लेकर बहुत परेशान है।
हीर पूछना चाहती थी कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। हीर के मन में हजार सवाल घूम रहे थे। वह अपने साहब को ऐसे परेशान नहीं देख सकती थी। वहीं हर्षवर्धन ने हीर को देखकर सामने पड़ी हुई चेयर पर बैठने का इशारा किया। हीर चेयर पर बैठ गई। दोनों ही बोलते नहीं थे। हीर कुछ पूछना चाहती थी और हर्षवर्धन फिलहाल बताने के मूड में नहीं था। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।